हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक मजेदार टॉपिक दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं ईआर। ठीक है, तो आइए मिलकर शुरू करते हैं ये लेक्चर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आओ बच्चों, मिलकर शुरू करते हैं अपन मिलकर। कौन सा टॉपिक? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब वर्ड आता है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वर्ड पर जाएंगे। देखो, एंडो, एंडो का मतलब क्या होता है? इनसाइड, अंदर। प्लाज्मिक, प्लाज्मिक का मतलब क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। और रेटिकुलम, रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? नेटवर्क। यानी कि सेल के अंदर मिलने वाला, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म में मिलने वाला कोई एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं। दूसरी बात आती है कि इसको सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? तो आपको नाम याद रखना है किसका? गार्नियर का। भाई ये कोई डाई नहीं है, ये कौन है? ये एक साइंटिस्ट है, गार्नियर, जिन्होंने सबसे पहले सेल में ये ऑब्जर्व किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तीसरा नाम आपको एक याद रखना है, के आर पोर्टर का। इन्होंने ये टर्म दी थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हु कॉइन्ड द टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या हु प्रपोज द टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वहां पे आपको किसको टिक करना है? के आर पोर्टर को। चौथी बात आती है कि ये प्रेजेंट कहां पर होती है? भाई सेल में तो प्रेजेंट होती है, लेकिन कहां कहां पर? मतलब इसका इनका मतलब है कि यूकेरियोटिक सेल में मिलती है कि प्रोकैरियोटिक सेल में मिलती है। तो बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हमेशा आपको किस में मिलेगी? यूकेरियोटिक सेल में मिलेगी। आपको मैंने पहले भी बताया है कि प्रोकैरियोटिक सेल में तो केवल एक राइबोसोम ही ऐसे स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन बाउंड जो मिलते हैं। अदरवाइज जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो कहां मिलते हैं? यूकेरियोटिक सेल में। अब लेकिन यहां पर से फिर आपके लिए एक स्टार वाला, 5 स्टार वाला क्वेश्चन आता है। वो ये है कि दो सेल्स के नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन सा? एक तो जर्माइनल सेल और दूसरा है मैच्योर मैमेलियन आरबीसी। इसमें क्या होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होती है। ये तो हमने बात करी एक जनरल की, जहां जहां पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जाता है कहां पर नहीं मिलती यूकेरियोटिक सेल में, या इनके साइंटिस्ट के नेम ये आपको जस्ट लर्न करने हैं। यहां पर से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अब हम लोग पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो देखो, यहाँ पर आपको एक सर्कल सा, स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। बेटा ये क्या है? ये है पीएम। भाई अब पीएम से प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऐसा कुछ मत समझना। पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है, हम लोग बात कर रहे हैं एनिमल सेल की, वहां पर आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा भी कहते हैं। इसमें आपको मिलता है बेटा न्यूक्लियस। ठीक है, मैं इसको डॉट डॉट से बना रही हूँ और यहाँ पे मैं इसको लाइन से बना रही हूँ। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस है, मैं यहाँ लिख देती हूँ न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होगी वो क्या कहलाएगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या ओरिजिनेट होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसे ओरिजिनेट होती है? कि यहां पर इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एक आउटग्रोथ बनती है। आउटग्रोथ बोलो, इस प्रोसेस को, आउटग्रोथ बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ब्लैबिंग या फिर ई वेजिनेशन। ब्लैबिंग या फिर ई वेजिनेशन। देखो, आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी होगी, इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन का मतलब होता है इनफोल्डिंग, अंदर की तरफ फोल्ड बनना। यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ ओरिजिनेट हो रही है ना एक बल्ब, एक ब्लैब, या आप कह सकते हैं एक आउटग्रोथ। तो ये आउटग्रोथ क्या बनाएगी फर्दर? ये आउटग्रोथ फर्दर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगी। कैसे? समझते हैं। देखो, इसमें क्या होगा बेटा कि ये जो आउटग्रोथ बनी, इस आउटग्रोथ से कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर जो कहलाएगा, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे सिस्टर्नी। सिस्टर्नी। ठीक, अब एक सिस्टर्नी से क्या होगा? फिर वापस से एक सिस्टर्नी और बन जाएगी। फिर क्या होगा? फिर वापस एक सिस्टर्नी और बन जाएगी। और इस सिस्टर्नी के आउटर साइड पर, आउटर साइड मतलब ये वाली जो सरफेस है ना, इस पर कुछ चिन्नी मिन्नी से स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे। इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या नाम देंगे? इन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देंगे राइबोसोम्स। अब ये जो चिन्नी मिन्नी से स्ट्रक्चर है ना, राइबोसोम, जो सिस्टर्नी के ऊपर लगे हुए हैं, अब ये कैसे चिपकेंगे? भाई अब वहां कोई फेविकोल तो है नहीं, तो जो ये चिपक जाए, तो भाई सेल के पास क्या होता है? सेल के पास है एक प्रोटीन जिसका नाम है राइबोफोरिन। इस राइबोफोरिन प्रोटीन की हेल्प से ये राइबोसोम किस पर लगे रहते हैं? किस पर अटैच हो जाते हैं? सिस्टर्नी पर अटैच हो जाते हैं। अब ये सिस्टर्नी के बारे में, अब ये जो सिस्टर्नी के बीच में जो खाली जगह दिख रही है ना, मैं आपको मार्कर से बताती हूँ, रेड कलर के मार्कर से। ये देखिए,
ये जो खाली जगह दिख रही है ना, ये जो खाली जगह है इसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन। और इस ल्यूमेन का साइज आपको याद रखना है कितना होता है, ये होता है 40 to 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें एक स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है, सिस्टर्नी। अब मैं इधर का इरेज कर रही हूं, ठीक है, ताकि मैं अच्छे से आपको बता सकूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं। तो बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर में तीन चीजें आपको दिखेंगी। एक तो होगा सिस्टर्नी, सिस्टर्नी, दूसरा होगा वेसाइकल, और तीसरा होगा ट्यूब्यूल। तो अभी हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है सिस्टर्नी, जो किससे अराइज हुई है, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसमें ब्लैबिंग या इवेजिनेशन की प्रोसेस हुई, जिससे कुछ स्ट्रक्चर्स बने, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स बने, जिनको हम क्या नाम दे रहे हैं, सिस्टर्नी नाम दे रहे हैं। ये अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। इनकी जो ल्यूमेन है उसका साइज कितना है, 40 to 50 माइक्रोमीटर है। और इसकी आउटर सरफेस पर जो कुछ चिन्नी मिन्नी से स्ट्रक्चर, आप स्मॉल यूनिट्स लिख सकते हैं, वो स्मॉल यूनिट्स क्या कहलाएंगी, राइबोसोम, जो कौन से प्रोटीन से अटैच है, राइबोफोरिन प्रोटीन से ये इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी रहती है। तो ये बात हमने किसकी कर ली, सिस्टर्नी की। अब आ जाते हैं हम वेसाइकल पर। बेटा वेसाइकल जो है वो कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, वो होते हैं स्फेरिकल स्ट्रक्चर। और इस पर भी क्या लगे रहते हैं, इस पर भी राइबोसोम्स लगे रहते हैं। और ये राइबोसोम्स जो लगे रहेंगे ये भी राइबोफोरिन प्रोटीन की हेल्प से लगे रहेंगे। इसकी ल्यूमेन जो होती है वो कंपैरेटिव सिस्टर्नी से बड़ी होती है, काफी बड़ी होती है, और उसका साइज होता है 50 to 500 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब जहां पर राइबोसोम लगे हुए हैं ना, तो वो राइबोसोम का मेन काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर की राइबोसोम्स मिलेंगे उसको हम क्या नाम दे देंगे, आरईआर, और उसका मेन काम क्या हो जाएगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तीसरा स्ट्रक्चर आता है हमारे पास ट्यूब्यूल्स। अब देखो मजे की बात है, ट्यूब्यूल्स बहुत इजी है। कैसे इजी है समझो। जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो ट्यूब्यूल्स भी किससे अराइज होते हैं, ये जो सिस्टर्नी, मैं यहाँ पे सिस्टर्नी बना रही हूँ, ये देखो, ये मैंने बनाई सिस्टर्नी, एक सिस्टर्नी बनाई, ये मैंने दूसरी सिस्टर्नी बनाई, ये मैंने तीसरी सिस्टर्नी बनाई, और इस पर क्या अटैच है, इस पे क्या लगे हुए हैं, राइबोसोम्स लगे हुए हैं। तो अगर आप सिस्टर्नी पर से राइबोसोम्स को हटा दो तो जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ट्यूब्यूल्स। दूसरी बात, ये जो सिस्टर्नी है ये कैसी है, अनब्रांच। आप ये देख लो इसमें कोई ब्रांच नहीं निकल रही। तो अगर मैं यहाँ पे से इसको इरेज कर रही हूँ, एक मिनट, और फिर समझना, ये जो ट्यूब्यूल्स हैं बेटा, ये ट्यूब्यूल्स किससे अराइज हो रहे हैं, सिस्टर्नी से। तो सिस्टर्नी में दो चेंज करने होंगे आपको, एक तो इसमें से राइबोसोम हटा दो, और दूसरा इसको ब्रांच कर दो। कैसे समझते हैं, ये देखो, यहाँ पे ये मैंने ये इसमें ब्रांचिंग कर दी, ये देखो, ये ब्रांचिंग कर दी। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाएगा, ये तो है जो इसको लाइनिंग कर रही हूँ, ये तो क्या है, ल्यूमन। किसकी ल्यूमन, ट्यूब्यूल की ल्यूमन। और इसमें कहीं पर भी क्या नहीं लग रहे, राइबोसोम्स नहीं लग रहे। तो जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, ट्यूब्यूल्स। तो ट्यूब्यूल्स जो है वो कहाँ की तरह बनेंगे, जैसे मान लो इस वाली सिस्टर्नी से डेवलप हुए, तो इस सिस्टर्नी से ये देखो, यहाँ पे से मैंने ये हटाया और ये ब्रांचिंग स्ट्रक्चर एक बन गया, ये देखो, ये ब्रांचिंग स्ट्रक्चर बन गया। और ये किसकी तरह बन रहा है, टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन रहा है, और इसमें कोई राइबोसोम नहीं लगे हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह देंगे, ट्यूब्यूल कह देंगे। तो सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल में यही अंतर है कि सिस्टर्नी पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और वो अनब्रांच्ड होती है, जबकि ट्यूब्यूल कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है और उस पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। समझ में आ गई बात। तो तीन हमने जो स्ट्रक्चर्स पढ़े, सिस्टर्नी, वेसाइकल और ट्यूब्यूल्स, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स। अच्छा एक बात और, कि चूंकि ये पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स में फैले हुए हैं, तो ये क्या करेगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप कह सकते हैं कि ये एक साइटोस्केलेटन का काम कर रहा है, किसके लिए, सेल के लिए। दूसरी बात, चूंकि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैली हुई है, तो ये क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है। तो यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो मेन फंक्शन हो गए, एज अ साइटोस्केलेटन, और दूसरा क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये हो जाता है कि चूंकि इसमें सिस्टर्नी पर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इसीलिए ये किसका काम करेगी, प्रोटीन सिंथेसिस का काम भी करेगी। और उसको हम नाम दे देंगे RER, मैं लिख देती हूँ RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पर नहीं प्रेजेंट होंगे राइबोसोम, ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो कहलाएगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसका मेन फंक्शन होगा लिपिड का या फैट का सिंथेसिस करना। तो आज हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा।
अगर आपको इस स्ट्रक्चर में कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थैंक यू वेरी मच।